टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट के चार उप प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाय बच्चों, लाइव क्लास में बार बार लाइव स्ट्रीम में नेटवर्क इशू की वजह से कट जा रहा है, तो लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग ऑफलाइन ही वीडियो बना करके उसको अपलोड करेंगे। तो मैंने ये पढ़ाया था अभी तक टेंस के बारे में। टेंस मीन्स होता है काल। यदि कोई वाक्य हमारे सामने दिया होता है तो वाक्य में जो कार्य किया जाता है, वो जो कार्य करने का तरीका होता है उसके क्रिया पे डिपेंड करता है। और क्रिया हमें ये बताता है कि जो वाक्य में कोई भी काम किया जाता है तो वह किस समय के अंतर्गत काम किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए वो भूतकाल के समय में आएगा कि भविष्य में आएगा कि वर्तमान में आ जाएगा, उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ तक मैंने ये बताया था कि टेंस जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। टेंस के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा मैंने बताया था पास्ट टेंस होता है, पास्ट मतलब भूत होता है, भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्य काल। और प्रत्येक जो तीन टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के जो तीन टेंस होते हैं चार चार उप प्रकार होते हैं। जैसे मान पहला ले लेंगे तो पहला प्रेजेंट टेंस का होता है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम कहते हैं निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको पूर्ण निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। एक बार और, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समान वर्तमान काल। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, निरंतर वर्तमान काल। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरे ये बात करेंगे इसका, ये पास्ट टेंस। अब इसको पास्ट टेंस को डिवाइड करेंगे तो ये चार इसके भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है चार। जिस तरह प्रेजेंट के चार हैं उसी प्रकार पास्ट के चार हैं, उसी प्रकार फ्यूचर के चार हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल। दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भूतकाल। क्या हो जाएगा, पूर्ण निरंतर भूतकाल हो जाएगा। तो अब चौथा हम देखेंगे इसी प्रकार फ्यूचर के भी चार उप प्रकार होते हैं। जिसको पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको क्या कहें, समान भविष्य काल। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्य काल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण निरंतर भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य मतलब क्या होता है, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं या बात होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे तो पूरा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। यदि कोई हम काम कर रहे हो, जैसे कल की बातों को हम आज याद करेंगे तो किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में होगा, भूतकाल में होगा। और वर्तमान समय में मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने पढ़ाता हूँ, आप मुझे देखते हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो मतलब करंट समय में जो काम होता है, करंट सिचुएशन में जो काम होता है वो वर्तमान काल में होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वर्तमान काल के जितने भी वाक्य होते हैं उसके अंत में है आता है। जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, मैं जाता हूँ, है, हूँ, हो आता है। ये सिंपल सी बात है। जितने भी वर्तमान टेंस रहेंगे उसके लास्ट में क्या आएगा, है आएगा। है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो या हम लोग जाते हैं, है, हो, हूँ आएगा। ये तो सिर्फ वर्तमान काल, अर्थात इसको आइडेंटिफिकेशन करने का ही आसान तरीका है प्रेजेंट टेंस को। अब इसके जितने भी चार उप प्रकार हैं यहाँ पे, तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचान करने के लिए रूल रेगुलेशन सब अलग होते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो बारे दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए जब कोई वाक्य हमारे सामने आता है, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हो दिया गया हो तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ऐसे तो कहेंगे, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पहचानने का आसान तरीका है, इस वीडियो में ये जानेंगे कि सिंपली अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव,
इंटीग्रेटिव, नेगेटिव, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी थोड़ा सा इसके हार्ड वाले पोजीशन पे चलेंगे। पहले हम सिर्फ चर्चा ये करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज का हम लोग का यही टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती हैं, ते हूँ। जैसे मैं जाता हूँ, लास्ट में क्या है? ता हूँ। हम लोग जाते हैं, ते हैं, मैं जाता हूँ, ता हूँ। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वाक्य ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है? राम जाता है, तो वाक्य में क्या है? ता है आया है। मैं जाता हूँ, ता हूँ आया है। हम लोग जाते हैं तो क्या है? ता ते हैं आया है। तुम जाते हो, ते हो आया है। राधा जाती है, ती है आया है। मोहन जाता है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हों इत्यादि शब्द आता है। उसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही करते हैं। अब इसको बनाने का तरीका, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाया जाता है उसमें भी कई कंडीशन है। यानी अर्थात जब सब्जेक्ट जो होता है एक वचन का करता है तो वर्ब में यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का करता है तो वर्ब में यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। जब नेगेटिव इंटरगेटिव की बात करेंगे तो उसका सिचुएशन दूसरा हो जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज करेंगे। अब ये बात ये समझ लीजिएगा, जो प्रेजेंट टेंस होता है, या जितने पहले तो ये समझ लीजिए जितने वर्ब होते हैं, जो वर्ब हमारे सामने आते हैं, जो बुक वगैरह में दिए गए होते हैं, वह सभी क्या होता है? बहुवचन होता है। ये माइंड में बैठा लीजिएगा, वर्ब सभी होते हैं बहुवचन। उनको हम एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, जो वर्ब सब्जेक्ट होता है, यदि एक वचन का है तो वर्ब भी हमारा एक ही वचन का होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन का है तो हमारा वर्ब भी बहुवचन में होना चाहिए। अर्थात दोनों वर्ब और सब्जेक्ट का जो संबंध है, समझिए घरेलू संबंध है। जिस फॉर्म में वो सब्जेक्ट रहेगा उसी फॉर्म में उसका वर्ब भी होना चाहिए, और जिस फॉर्म में यदि बहुवचन में सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी बहुवचन में होना चाहिए। यदि एक वचन में उसका सब्जेक्ट है तो जो उसका वर्ब है वो भी एक वचन में होना चाहिए। तो आगे हम लोग उसी पे जिक्र करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल, सामान्य या क्या कहेंगे? साधारण वर्तमान काल, सामान्य साधारण वर्तमान काल। अब इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, जिसको हिंदी में कहेंगे पहचान, ये मैंने बता दिया है। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर या रूल्स या स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट लिखते हैं, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये सिंपल है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा जब कोई काम किया जाता है। उसके बाद वर्ब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई वाक्य लिया है, या राम घर जाता है, राम घर जाता है। इस वाक्य को देखिए, अब इसमें जो होता है राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं। ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब। ये जो जाने का काम कर रहा है ये वर्ब है। ये क्या हो जाएगा? वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इसी को हम क्रिया, यही कहते हैं कि जो वर्ब होता है हमेशा बहुवचन होता है। ठीक, उसको एक वचन में बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ठीक, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। अब इसमें जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन का करता है। ये सब्जेक्ट क्या है? एक वचन का करता है। ये माइंड में बैठा लीजिए कि जितने भी नाम आते हैं, ठीक, आप प्रोनाउन पढ़े होंगे या नाउन पढ़े होंगे, नाउन के काइंड्स या प्रोनाउन के काइंड्स यदि नहीं पढ़े हैं तो वीडियो बना के पहले अपलोड किया गया है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो लिंक हम दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो राम है, राम हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन का करता है। ठीक, एक वचन का करता है। और हमारा वर्ब क्या है? बहुवचन है। वर्ब हमारा क्या है? बहुवचन। क्योंकि मैंने ये बताया है कि जितने वर्ब दिए गए होते हैं हमेशा ऑलरेडी वो बहुवचन में होते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जब बनाएंगे, तो या तो सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों एक रूम में होना चाहिए, या तो ये भी बहुवचन में हो, ये भी बहुवचन में हो, नहीं तो ये भी एक वचन में हो, एक वचन में सब्जेक्ट भी हो। लेकिन हम हमेशा किसके अनुसार चेंज करते हैं? हमेशा हम सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को चेंज करते हैं।
सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम की स्पेलिंग RAM राम। ठीक, अब जाना के क्या होता है, गो। अब गो चूंकि बहुवचन है, अब इसमें क्या करेंगे, ES लगाएंगे। ठीक, अब हो गया राम गोज, अब कहाँ जाता है, टू होम, घर जाता है। अब हमारा सही हो गया। अब देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा बनाने के लिए, इस प्रकार के टेंस को बनाने के लिए, अर्थात इस स्ट्रक्चर में हम क्या इम्प्रूव कर दें कि हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोबारा हम स्ट्रक्चर, ये पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की पहली अवस्था। ठीक, उसके बाद वर्ब के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार यस या ES का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद हम जो भी फुल स्टॉप वगैरह है लगा लेंगे। अब तो आपको क्लियर हो गया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, अर्थात V1 का मतलब ये हो गया क्रिया की पहली अवस्था का इस्तेमाल करते हैं, और यस या ES का मतलब ये हो गया जब हम सब्जेक्ट के अनुसार इसमें यस या ES का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट में किसके साथ यस लगाएंगे, किसके साथ यस या ES लगाएंगे, किसके साथ नहीं लगाएंगे, ये भी समझने की बात है। तो इसके लिए आपको प्रोनाउन में जाना होगा। प्रोनाउन में तो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो एक वचन के कर्ता होते हैं, जैसे ही सी इट, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं ही, ठीक, सी इट, या एनी नेम, नाम वगैरह आ रहा है, पर्सन, किसी बॉयज़ का, गर्ल्स का, या लेडीज़ पुरुष, या किसी का नाम आ रहा है। ठीक, तो भी हम एक वचन में ही उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एक वचन ही जैसा बिहेव करते हैं, एक वचन होता ही है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कुत्ता, ठीक, या चिड़िया, तो एक वचन है। आप कहेंगे बहुत सारे कुत्ते या चिड़ियाएँ आकाश में उड़ रही हैं, तो चिड़ियाएँ बहुवचन होगा। वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि यदि आपके सामने कोई नाम वगैरह आता है तो वह एक वचन है कि बहुवचन है, उसके आपके माइंड के अनुसार उस पर हम उसको एक वचन या बहुवचन में तब्दील करके उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, बहुवचन करता क्या होते हैं, यू, ठीक, दे, वी। अब ये देखिए, ये तो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। ये जो होते हैं इसके साथ वर्ब में जनरली यस या ES नहीं लगाए जाते हैं, और भी किसी नाम आएगा तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जैसे बोले ना चिड़िया या चिड़ियाएँ, कुत्ता भोगता है या कुत्ते भोगते हैं, तो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कब वह बहुवचन होगा, कब एक वचन होगा। वो आपके सामने वाक्य आएगा तो उस पर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आसानी से। ठीक, तो ये हमारे जो जनरली आते हैं, जैसे मान लीजिए एनी नेम, ये मतलब एक कोई भी नाम वगैरह आता है, तो ही सी इट जनरली एक वचन के करता है, यू दे वी बहुवचन के करता है। इनके साथ वर्ब में यस या ES नहीं लगाया जाता है, इनके साथ वर्ब में यस या ES लगाया जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये आपके सामने राम जाता है, अब राम घर जाता है, तो राम गोज टू होम। अब ये जो वाक्य आपको दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब यहाँ तक आपको, हमको लग रहा है समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब इसका हम 6 रूप बनाएंगे। इस 6 रूप को आप पहले समझिए। ठीक, इस वाक्य को हम 6 तरह से लिखेंगे, उसको 6 तरह से बनाएंगे, तब्दील करेंगे। तो पहले तो ये समझ लिए। अब इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, वर्ब, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, इसमें हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्रिया होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश में जब बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्रिया आती है, और हिंदी वाले वाक्य में दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको पहले देख लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वाक्य, राम घर जाता है, राम गोज टू होम। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे राम घर नहीं जाता है। अब यहाँ पे क्या राम घर जाता है, यहाँ पे क्या राम घर नहीं जाता है, राम क्यों घर जाता है, राम क्यों नहीं घर जाता है, राम क्यों नहीं घर जाता है। ये 6 वाक्य आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक, मैंने इसको चेंज कर दिया, बदल दिया। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या है, राम घर जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, राम घर नहीं जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या राम घर जाता है। चौथा क्या हो जाएगा, क्या राम घर नहीं जाता है। पांचवा क्या हो जाएगा, राम क्यों घर जाता है। छठवां क्या हो जाएगा,
राम क्यों नहीं घर जाता है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि राम घर जाता है, ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव वाक्य इसको बोलेंगे, इस वाले वाक्य को अफर्मेटिव वाक्य। अब दूसरा है राम घर नहीं जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह नेगेटिव वाक्य हो जाएगा, राम घर नहीं जाता है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, क्या राम घर जाता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव वाक्य हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, इंटरगेटिव वाक्य हो जाएगा, क्या राम घर नहीं जाता है, यह इंटरगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चौथा जो है, पांचवा देखिए, राम क्यों घर जाता है, यह WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे जब आता है तो ये WH टाइप वाक्य में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरगेटिव तो है। और चौथा है WH टाइप इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बदल रहा है, उसके पश्चात हम सबका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग आपको समझने के लिए। तो पहले इसको देख लीजिएगा, राम घर नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, जब इसको निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इंटरगेटिव या निगेटिव में बदलते हैं तो उसके लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। अभी आगे हम स्ट्रक्चर लिखवाएंगे उसका, डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ जब डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राम घर नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर सिंपल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोबारा लिख रहे हैं। ए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, उसके बाद यस या यस लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे तब, ठीक, इस प्रकार के। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक वचन करता है सब्जेक्ट है डज, बहुवचन रहेगा तो डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, V1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब अगला देखिएगा, क्या राम घर जाता है, तो क्या जब राम घर जाता है तो इसके लिए जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसकी क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डज, डज राम, राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डज राम गो टू स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। ठीक, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक सिंबल लगाते हैं इसमें। ठीक, अब यहीं पे क्या राम घर नहीं जाता है तो क्या लिखेंगे, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डज ही लिख रहे हैं क्योंकि सब डज ही का है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ए सिंपल। ठीक, डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगला देखिए, राम क्यों घर जाता है, तो ये जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, वाई। अब एक वचन करता है तो वाई लिख करके बाकी सेम ये वाला पोजीशन लिखेंगे, वाई डज राम गो टू स्कूल, वाई डज राम गो टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, कोई भी होता है, साथ होता है तो उसमें कोई भी आएगा WH टाइप में आ जाएगा। उसके बाद सब डज लिखेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक, वाई डज राम गो टू स्कूल। अगला देखिए, राम क्यों नहीं घर जाता है तो क्या हो जाएगा, वाई डज राम नॉट
गो टू स्कूल। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले WS टाइप, उसके बाद डज। डज इसलिए लिख रहे हैं कि राम है और राम जो सब्जेक्ट एक वचन होता है सबके साथ डज ही लगेगा। यदि यहाँ पे बहुवचन रहेगा तो डू लग जाएगा डज के स्थान पे। उसके बाद डज, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे V1, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है आपका राम क्यों नहीं घर जाता है। तो एक बात ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जिसका जवाब यस या नो टाइम में दिया जाता है, और वो क्या से जब शुरू होगा तो उसकी क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही जो होता है क्या का काम करता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले लेकर चले आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो दो वाक्य आप लिखे हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक, ये वाला जो आप लिखे हैं यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो दो बनाए हैं आप, यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये डज से शुरू हुआ है दोनों। डज राम गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे आपका शुरू हुआ है। अब यहाँ पे डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसी प्रकार जो दूसरे जो होते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस, वो वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे जो आते हैं उनकी स्पेलिंग लिखी जाती है सबसे पहले। ठीक, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेंटेंस, मतलब जो पहले जो ऊपर जो बनाए हैं पहले वाक्य ऊपर के जो वाक्य हैं उसके अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे वाई की स्पेलिंग लिख दी है। उसके बाद डज राम गो टू स्कूल, यहाँ पे डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर दोनों ये है। तो कल हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंस के बारे में। तो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से मैं बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 5 या 6 मिनट तक जाते जाते नेटवर्क इशू की वजह से बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, या ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से बना करके अपलोड किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो मैंने आज ये पढ़ाया है आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समान या साधारण वर्तमान काल, आपको समझ में आया होगा। कल मैं दोबारा इसी पे जिक्र करूंगा, इसी टेंस पे जिक्र करूंगा और इसी के बारे में चर्चा होगा। और भी 2-3 एग्जाम्पल लिए जाएंगे। स्ट्रक्चर तो नहीं लिखे जाएंगे, स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक वचन का है, यदि बहुवचन का सब्जेक्ट आएगा तो डज के स्थान पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर हैं बस, और चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, कंटिन्यूअस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का मैंने इस टेंस में क्या बताया टेंस के बारे में। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के 4 उप प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, कैसे उसको उसके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और